हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई चैप्टर के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है वैदिक पीरियड। अगर आप लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देखा होगा, उसमें से पहले मैंने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा चुका हूँ। अब ये है वैदिक पीरियड। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है एंड इसके जो सोर्सेस है वो मेरे वाजीराम कोचिंग प्लस स्टैंडर्ड बुक है। सो ट्रस्ट मी, इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। सो आप लोग बस इतना पढ़ लो और पीवाईक्यू आप लगाना शुरू कर दो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज वैदिक पीरियड। सबसे पहले बात की जाए इसके टाइम फ्रेमवर्क की, तो 1700 बीसी में हड़प्पा कल्चर का डिक्लाइनिंग पॉइंट हुआ। 1500 बीसी से 600 बीसी तक वैदिक पीरियड यानी कि वास्ट लिटरेचर ऐसा माना जाता है। वेदास एंड एसोसिएटेड टेक्स्ट। वेदा वर्ड जो रूट वर्ड वेद से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज या सिग्निफाइज या सुपीरियर नॉलेज। अब इसकी मेजर टेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें ब्राह्मणास, उपनिषद, रंकास और दो एपिक्स है, जो कि रामायण जो रिटेन बाय वाल्मीकि द्वारा हुआ है और महाभारत रिटेन बाय वेद व्यास। अब इसके बाद बात की जाए फोर वेदास एंड सोर्सेस कंपैरिजन। तो फोर वेदास में सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद। अर्लीस्ट वेदा यानी कि कंटेंट्स जो है इसमें 1028 टाइम्स रिलीजियस पोएम्स है। ऋग्वेद का जो कंपोजर है उन्हें खुद को आर्य डिस्क्राइब किया है। आर्य का जो मीनिंग होता है उसका मतलब है किंसमैन या कंपेनियन। इसके बाद जो आता है हमारा यजुर्वेद, सामवेद एंड लास्ट में अथर्ववेद। अब कंपैरिजन की जाए हड़प्पा कल्चर वर्सेस वैदिक कल्चर के उनके सोर्सेस की, तो हड़प्पा कल्चर का जो टाइम है वो है 2900 बीसी से 1700 बीसी तक। अब इनमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं, इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे लिटरेचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अब वैदिक कल्चर की बात की जाए तो उसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसमें बात की जाए तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसमें भी है और वैदिक लिटरेचर जो है वो संस्कृत में अवेलेबल है। अब इसके बात की जाए तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसका जो कोर क्वेश्चन है हु वेयर द आर्यंस एंड फ्रॉम वेयर दे केम फ्रॉम, मतलब आर्यन कौन थे और कहाँ से आए। तो इंडियन यूरोपियन के जो लैंग्वेज ग्रुप है उनमें से जो है वो है संस्कृत, अवेस्तन जो कि ओल्ड इरानियन है, लैटिन, ग्रीक और इसमें हो गए इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, रोमानियन। जर्मनी लैंग्वेज में जर्मन, इंग्लिश, स्वीडिश ये सभी आते हैं। अब बात की जाए थ्योरीज ऑन द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस की, तो लैंग्वेज के सिमिलरिटीज के आधार पर माना गया कि ओरिजिनल इंडो यूरोपियन स्पीकर्स का एक कॉमन होमलैंड था। लेकिन ये टॉपिक आज भी जो है वो डिबेटेबल है, मतलब ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए इसे अभी भी डिबेटेबल माना जाता है। अब मेजर प्रपोज्ड बाय होमलैंड्स के देखे जाए, लोग मानते हैं कि वो आर्यंस जो भी थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे या साउदर्न रसिया से, और इसको जो है अभी तक वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है, या जर्मनी से। और जो हमारे इंडिया के फेमस थे उनका मानना था आर्टिक रीजन प्रपोज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेसिक पर आर्गू किया था कि आर्यंस जो है आर्टिक रीजन से आए थे। अब बात की जाए इनके सेटलमेंट्स एंड एक्सपेंशन, तो 1500 बीसी से 600 बीसी तक की, तो आर्यंस के जो ठिकाने थे वो नॉर्थ वेस्ट वैलीज और पंजाब के प्लेन से। ये लोग पेस्टोरल कम्युनिटी कैटल कीपिंग पीपल थे, जो मुख्य रूप से पेस्टर्स यानी कि चरगाह की तलाश में मूव करते रहते थे। अब इसकी एक्सपेंशन देखें 600 बीसी में, तो 6 सेंचुरी बीसी तक इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया यानी कि आर्यवर्त इंडो गैंगेटिक प्लान पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। अब बात की जाए इसकी वैदिक क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंड की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर क्लासिफिकेशन। तो अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसको माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वेद की इसमें रचना हुई। फिर लेटर वैदिक की बात की जाए तो 1000 बीसी से 600 बीसी बाकी तीन वेदाज इसमें इसमें आ जाते हैं। एक यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें आ गया ऋग्वेद, और इसमें बाकी के कंपोजन यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसमें आ गए। अब इसकी बात की जाए ज्योग्राफिक इन ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद मेनली जो है इंडस रीजन तक महसूस होता था, जिसे सब सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और इसमें जो हमें याद रखना, रिवर्स ऑफ 5 पंजाब यानी कि झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज और सरस्वती, इंदस, ये याद रखना है। अब देखिए इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है गंगा एंड यमुना रेफरेंस की, तो यमुना और गंगा का जिक्र जो है ऋग्वेद में सिर्फ 2 बार हुआ है। आई होप अगर आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हो इस वीडियो को देख के, तो जो मैंने हाईलाइट किया और आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको प्लीज़ आप लोग मार्क करें, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग कभी इसे भूलें नहीं।
तो चलिए बात की जाए तो इससे ये पता चलता है कि अर्ली आर्यंस का ज्योग्राफिकल नॉलेज यमुना और अपर गंगा रीजन से आगे नहीं गया था। अब इसके बाद बात की जाए अर्ली वैदिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी की जो पॉलिटिकल हायरार्की स्मॉल यूनिट से हाईएस्ट यूनिट तक स्ट्रक्चर थी। तो सबसे पहले बात की जाए कुल की, तो ये जो कुल थे ये थे फैमिली, और ये सभी कुल जो थे इस ग्राम के अंदर थे जिसे कहा जाता है विलेज, और ये जो ग्राम के जो लीडर थे उसे कहा जाता था ग्रामनी। ग्राम विलेज यानी कि मल्टीपल फैमिलीज कुल जो किंशप के आधार पर मिलकर एक ग्राम बनाती थी। अब इसके बाद बात की जाए विसु यानी कि क्लैन की, तो मल्टीपल ग्रामस का जो ग्रुप होता था उसको कहते थे विसु, और इसका जो हेड होता था उसे कहा जाता था विषयपति। अब हमारा अगला टॉपिक आता है जन यानी कि या उसे ट्राइब भी कहते हैं। तो मल्टीपल विसु से मिलकर जो बनने वाली हाईएस्ट जो है इसकी हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट ये है जन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट देने वाली बात है, इसके जो हेड होते थे वो होते थे राजन या किंग, जो कि गोप्ती होते थे यानी कि ट्राइबल चीफ। जन एक ट्राइबल किंगडम था, इसका कोई फिक्स जो है टेरिटरी या स्पेसिफिक लैंड एरिया नहीं होता था, लैंड बेस्ड किंगडम ये नहीं था। तो राजन की प्राइमरी ड्यूटी अपने लोगों और कैटल पशुधन की सुरक्षा करना था। अब इसके बाद की जाए की ऑफिसर्स एंड ट्राइबल असेंबलीज की, पुरोहित, पुरोहित यानी कि प्रिस्ट जो कि वो एडवाइज़र थे, और एक सेनानी जो कमांडर ऑफ द आर्मी थे। अब ट्राइबल असेंबलीज यानी कि डेमोक्रेसी लिमिट ऑन किंग, तो इसमें किंग की जो लिमिटेशन भी थी वो थी सभा जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो कि वरिष्ठ लोगों की परिषद, और समिति जनरल असेंबली ऑफ द इंटायर पीपल यानी कि आम जनता की सभा। और इसका जो रोल था इन ट्राइबल असेंबलीज के काम राजन की अथॉरिटी पर लिमिट लगाना था ताकि किंग डिक्टेटर ना बन सके, जैसा कि चाइना में देखने को मिल रहा है। इंडिया के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हो। ओके, अब बात की जाए ऋग्वेदिक पॉलिटी एंड मेजर ट्राइब्स की, तो नेचर ऑफ मोनार्की। अब इसमें जो है ऋग्वेदिक पॉलिटी मुख्य रूप से मोनार्कियल थी। सक्सेशन यानी कि राजा का पद जो है हेरिडेटरी तो था, पर ये मैंडेट चुना या हटाया भी जा सकता था। अब इसमें 30 क्लैंस एंड पंचजना यानी कि ऋग्वेद में 30 क्लैंस और ट्राइब्स का जिक्र है। इनमें से 5 मेजर ट्राइब्स को पंचजना कहा गया है, और वो जो पंचजना जो मेजर है इसमें इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखनी जरूरी है, तुर्वसा, अनु, यदुस, पुरुष, मत्स्य। अब बात की जाए इनकी सोशल लाइफ एंड फैमिली स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले बात आती है पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि ऋग्वेदिक समाज पेट्रियार्कल था, यानी कंट्रोल पुरुषों के हाथ में होता था, सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मेन। फिर फैमिली यूनिट की इनकी बात की जाए तो फैमिली यानी कि कुल समाज की बेसिक यूनिट थी, और इसके हेड को गृहपति कहा जाता था, मिसेस गृहपति। अब डिजायर फॉर चिल्ड्रन की बात की जाए तो हाइम्स में प्रजा यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों की कामना की गई है, लेकिन युद्ध लड़ने के लिए ब्रेव सन्स यानी कि सूरवीर की विशेष चाह होती थी। अब इसके बाद बात की जाए तो मैरिज एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, तो मैरिज प्रैक्टिस था ऐसा कि मोनोगैमी यानी कि एक विवाह आम जनता में जनरल प्रैक्टिस थी। पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह रॉयल और नोबल फैमिलीज में देखी जाती थी। नो चाइल्ड मैरिजेस, लड़कियों की शादी पॉवर्टी यानी कि वयस्क होने के बाद ही होती थी। यहाँ पे जो एक आपको याद रखना, नो सती प्रैक्टिस, यानी कि इस काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण अभी तक यहाँ पे नहीं मिला था। अब स्टेटस ऑफ वुमेन की बात की जाए तो यानी यहाँ पे मेन जो है वो वुमेन के बराबर का स्टेटस यहाँ पे रखती थी। सोसाइटी पैट्रियार्कल होने के बावजूद महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। सभी मेजर सेरेमनीज यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेशन, पॉपुलर असेंबलीज यानी कि सभा समिति अटेंड करने का अधिकार, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पूरा अवसर। अब फेमस वुमेन पोएट्स जो विदुषी महिलाएं जो ऋग्वेदिक पीरियड में कई महिला जैसे कि अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा। अब इसके बाद बात की जाए फूड हैबिट्स एंड पास टाइम्स रिक्रिएशन की, तो डाइट एंड फूड आइटम्स यानी कि इसमें जो है यहाँ पे वीट, बार्ले और मिल्क से जो घी, कर्ड। अब इसके बाद सैक्रेड एनिमल काव की बात की जाए तो गाव को सैक्रेड यानी कि सैक्रेड मीन्स हो गया पवित्र, यानी कि गाय को पवित्र माना जाता था, इसलिए काउज मीट खाना यहाँ पे प्रोहिबिटेड था, वर्जित था। अब इनके बात की जाए पास टाइम्स एंड रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के लिए, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो है यानी कि डाइसिंग, पासा खेलना, या चैरियोट रेसिंग यानी कि रथ दौड़, या हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी, या म्यूजिक एंड डांस, संगीत और नृत्य का भी यहाँ पे इन लोगों ने मनोरंजन ऐसे किया करते थे। अब इसके बाद बात की जाए हमारे टॉपिक, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम देखते हैं।
तो सबसे पहले आता है इसमें वर्ना टर्म ओरिजिन। तो वर्ना वर्ड का लिटरल मीनिंग होता था कलर यानी कि रंग। आर्यंस अपने डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स के बारे में अवेयर थे। फेयर स्किन आर्यंस ने डार्क स्किन नेटिव्स यानी कि दसाज और दस्यूस को डिफीट किया यहाँ पे। अब इसके बाद बात की जाए इवोल्यूशन ऑफ सोशल डिवीजन की, तो डिफीटेड लोकल ट्राइब्स नेटिव्स या दसाज दस्यूस को शूद्र कहा गया। शूद्र टर्म एक सब्जेक्टेड ट्राइब के नाम से ही डिराइव यहाँ पे होता है। आर्यन सब डिवीजन, आर्यन खुद को 3 ग्रुप में डिवाइडेड थे। फर्स्ट इज ब्रह्मा यानी कि वो प्रिस्ट, क्षत्रिय सेनानी या वॉरियर्स, वैश्यास जो कॉमन पीपल हुआ करते थे। अब इसके बाद बात की जाए फोर फोल्ड सोशल डिवीजन की, तो सेक्रेट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कॉस्मिक बॉडी पार्ट से ओरिजिन की सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ब्रह्मा को माउथ और क्षत्रिय मीन्स आर्म्स, वैश्या का मतलब लेग्स और शूद्र का मतलब फीट। अब इसके बाद बात की जाए अर्ली वैदिक इकोनॉमिक कंडीशन की, तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो ऋग वैदिक आर्यंस मुख्य रूप से पेस्टोरल पीपल यानी कि पशुपालक थे। इनका मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग पशुपालन था। वेल्थ, इसकी संपत्ति की बात की जाए तो किसी व्यक्ति की संपत्ति का अंदाजा उसके कैटल यानी कि गायों की संख्या से लगाया जाता था। अब वेल्दी पर्सन गोमत, यहाँ पे आइए देखते हैं गोमत किसको कहते थे। तो गोमत उसको कहा जाता था जो कि वेल्दी पर्सन यानी कि अमीर व्यक्ति को कहा जाता था। अग्नया यानी कि काव के लिए उसे होने वाला टर्म जिसका मतलब था नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा ना जा सके। अब इसके बाद बात की जाए बैटल्स एंड कैटल सेंट्रिक टर्मिनोलॉजी की, तो ऋग्वैदिक पीरियड में बैटल युद्ध गविस्ती यानी कि सर्च फॉर काउस के लिए होते थे। बैटल्स के सिनोनिम गोसु, गोजित, गोविद, गोविंदु। सोशल टर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम काउ, तो इसमें आता था दुहित्री यानी कि मिल्चर ऑफ काउस यानी कि गाय धोने वाली, गोगना यानी कि काउ किलर जिसे आने पर स्पेशल फीस्ट होती थी। अब इसके बाद बात की जाए डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि मेन वर्सेस वुमेन। तो वुमेन जो है हाउस होल्ड वर्क यानी कि घरेलू काम, और मेन जो है कैटल रियरिंग, फार्मिंग, कारपेंट्री, स्पाइनिंग, गोल्ड स्मिथ, पॉटरी, ट्रेड, मेटल वर्क, ये सब करते थे। और निषक जो थे यानी कि गोल्ड करेंसी ऑर्नामेंट जो लेटर टाइम्स में ट्रेड मीडियम के रूप में यूज होने लगा। अब इसके बाद बात की जाए अर्ली वैदिक रिलीजन एंड डेटिस की, यानी कि वर्शिप ऑफ नेचुरल फोर्सेस। तो ऋग वैदिक आर्यंस नेचर की अलग अलग फोर्सेस की पूजा करते थे, जैसे कि अर्थ, फायर इनकी जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी थी। इसके बाद विंड यानी कि वायु, रेन यानी कि वरुण, ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी थी। दिस इज थंडर, इंद्र, ये सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी थी। अब इसके बाद बात की जाए इंद्र द सुप्रीम ऑफ गॉड ऑफ ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 हाइम्स डेडिकेटेड है। इंद्र को पुरंदर डिस्ट्रक्टर ऑफ फोर्ट्स, किलों का नाश करने वाला कहा जाता है। इन्हें वॉरलॉर्ड के रूप में डिस्क्राइब किया गया जो आर्यन ट्राइब्स को बैटल्स में डिमॉन्स के अगेंस्ट विक्ट्री दिलाते थे। इंद्र की कैरेक्टरिस्टिक ग्रीक गॉड ज्यूस से मिलती जुलती है। सर्वेंट्स ऑफ गॉड सेलेस्टियल बींग्स, यानी कि मेल सर्वेंट्स को कहा जाता था गंधर्व, और फीमेल सर्वेंट्स यानी कि अप्सरास। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए यानी कि मेजर गॉड्स एंड रिचुअल्स इन ऋग्वेद के, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अग्नि यानी कि फायर गॉड। तो ऋग्वेद में 200 हाइम्स डेडिकेटेड है। अग्नि को इंटरमीडिएट यानी कि भगवान और मनुष्य के बीच के मध्यस्थता माना जाता था। यज्ञ यानी कि सेक्रीफाइस के दौरान अग्नि में घी, मिल्क, ग्रेन अर्पित किए जाते थे एक इस यज्ञ में। प्रेयर्स यानी कि प्रार्थना, रिवॉर्ड्स, फल की आशा में ऐसा वो लोग करते थे। अब इसके बाद बात की जाए वरुण यानी कि रेन, वाटर गॉड। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है ये, और उन्होंने अप होल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर यानी कि माना जाता था। अब इसमें जो है 33 गॉड्स का मेंशन मिलता है, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण मेल गॉड्स जो है फीमेल गॉड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थे। फीमेल गॉडेस में जैसे अदिति, उषा, सावित्री, फेमस गायत्री मंत्र सावित्री को इसमें यहीं से डेडिकेटेड हुआ। अब इसके बाद बात की जाए सोलर डेटीज एंड नेचर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, तो प्रिंसिपल सोलर डेटीज सूर्य का रूप यानी कि सावित्री गायत्री मंत्र जो है वो उन्हें डेडिकेटेड है। फिर उसके बाद बात की जाए सूर्य की, फिर उसके बाद पुसान यानी कि गार्जियन ऑफ रोड्स यानी कि हर्समैन एंड स्टीयरिंग कैटल, पशुओं के देवता। अब इसमें जो याद इसमें रखने वाला बात है जो यूपीएससी पूछते रहता, विष्णु माइनर गॉड इन अर्ली वैदिक पीरियड बट हैड सोलर कैरेक्टरिस्टिक एंड वाज बिलीव्ड टू हैव कवर्ड द अर्थ इन 3 स्टेप यानी कि विक्रमा। अब यहाँ पे की फीचर्स ऑफ वर्शिप देखें तो यहाँ पे टेम्पल्स जो है मंदिर नहीं थे, नो आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति की पूजा यहाँ पे नहीं होती थी। इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन यानी कि वेदिज्म जो है 1500 से 1000 बीसी तक ब्राह्मणिज्म, उसके बाद फिर 1000 से
600 BC तक हिंदुइज्म। ओके, अब इसके बाद बात की जाए तो लेटर वैदिक ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन 1000 BC से 600 BC तक। तो रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो 1000 BC के अंदर आयरन एक्सेस यानी कि लोहे की कुल्हाड़ियाँ और प्लस हल का यूज वाइड स्प्रेड हो गया। इससे घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे आर्यंस गंगा यमुना ड्रॉप और ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन की तरफ बढ़ने लगे। ये आप लोग मैप आप बना सकते हो, आप लोग को एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट, लिटरेरी रेफरेंसेस टू एक्सपेंशन, यानी कि इनमें जिक्र मिलता है कि आर्यंस जंगलों को जलाते काटते हुए ईस्टवर्ड यानी कि पूर्व की ओर मूव कर गए। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडियन इन लेटर वैदिक टेक्स्ट की बात की जाए तो इसमें 3 मेजर डिवीजन बांटे गए हैं। वो है आर्यावर्त यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापात साउदर्न इंडिया। अब इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो यहाँ पे 2 सी का जिक्र है, दैट इज अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। अब इसकी माउंटेन्स की बात की जाए तो यहाँ पे हिमालय पीक्स एंड विंध्यास माउंटेन का भी जिक्र है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए यानी कि मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस यानी कि अर्ली वैदिक वर्सेस लेटर वैदिक। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी से लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी में आए। ट्रांसफॉर्मेशन को इस कंपैरिजन टेबल से आइए हम लोग समझते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अर्ली वैदिक में जन, जो लेटर वैदिक में जाके जनपद कहा गया। सोशल लाइफ यहाँ पे इगैलिटेरियन, उसे वर्ना सिस्टम लेटर वैदिक में कहा गया। इकोनॉमिक कंडीशन अर्ली वैदिक में पेस्टोरल थे और आगे जाके वो एग्रीकल्चर जाना गया। रिलीजन में यहाँ पे वैदिज्म और आगे जाके ब्राह्मणिज्म का रूप हमें देखने को मिला। अब इसके बाद बात की जाए राइज ऑफ जनपद एंड इंक्रीज रॉयल अथॉरिटी, यानी कि इमरजेंस ऑफ जनपद, यानी कि मल्टीपल जन जो ट्राइब्स के आपस में मिलने से अच्छे खासे ज्योग्राफिकल एरिया पर जनपद यानी कि राष्ट्र किंगडम बने। लैंड बाउंड्रीज डिफाइन होने के बाद किंग राजन की पावर और अथॉरिटी जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई। अब डिक्लाइन ऑफ असेंबलीज एंड राइज ऑफ न्यू ऑफिसर्स देखी जाए तो डेमोक्रेटिक ट्राइबल्स असेंबली सभा और समिति की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गई। किंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट शुरू किए, जहाँ उसमें थे पुरोहित यानी कि प्रिस्ट, पुजारी जो एडवाइजर थे रिलीजियस, सेनानी कमांडर ऑफ द आर्मी, ट्रेजर ऑफिसर और उसके बाद टैक्स कलेक्टर जाकि यानी कि कर संग्राहक। अब इसके बाद बात की जाए ग्रैंड रॉयल टाइटल्स की तो अथॉरिटी सोर्स करने के लिए किंग्स ने इंप्रेसिव टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे कि एक रात, राजविश्वाजन, अभिलाषनापाति, सम्राट यानी कि सोल रूलर। माफ करेगा अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो। इसके बाद बात की जाए मेजर जनपदास एंड प्रोमिनेंट किंगडम्स, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुरु जनपद की यानी कि इसकी फॉर्मेशन की। तो पुरुष प्लस भारतास दोनों ट्राइबल किंगडम्स आपस में मर्ज हुए और इसके बाद रीजन जो है अपर डोआब रीजन यानी कि कुरुक्षेत्र तक गए और इसके फेमस किंग का नाम था परीक्षित, और फेमस जो किंग थे परीक्षित और जन्म जाया। फिर दूसरे की बात की जाए पांचाल, टू पांचाल जनपद यानी कि फेमस किंग प्रावना जयवाली, पैट्रन ऑफ लर्निंग, एक्सपेंशन एंड कैपिटल यानी कि कुरुज और पंचालाज ने मिलकर दिल्ली और अपर मिडिल गंगा यमुना डिवाइड पर कंट्रोल किया और उन्होंने अपने कैपिटल हस्तिनापुर बनाई। अब इसके बाद अदर प्रोमिनेंट किंगडम्स की बात की जाए जो कि काशी यानी कि इसके जो फेमस किंग थे अजातशत्रु, विदय कैपिटल जो इसकी मिथिला और फेमस जो किंग थे वो जनक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोसला। इसके बाद बात की जाए ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम की तो वो है मगध, अंग और वंग, यानी कि सबसे ईस्ट में ये स्थित थे। अब इसके बाद बात की जाए रॉयल सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स टू स्ट्रेंथन किंग्स पोजीशन, तो राजा अपनी पोजीशन, पावर और लेजिटिमेसी को सुप्रीम दिखाने के लिए 3 मेजर रिचुअल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। फर्स्ट इज राजसूया यानी कि कंसेक्रेशन सेरेमनी यानी कि राज्य अभिषेक अनुष्ठान। सेकंड इज अश्वमेध यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस, अपने राज्य के विस्तार और अनक्वेश्चन सुप्रीम कंट्रोल जताने के लिए। थर्ड एंड लास्ट वाजपेयी यानी कि चैरियट रेस यानी कि रथ दौड़, जिसमें किंग को इंटेंशनली जितवाया जाता था रॉयल प्रेस्टिज बढ़ाने के लिए। अब इसके बाद बात की जाए सोशल लाइफ की तो इंक्रीजिंग पेट्रियार्की, तो सोसाइटी और ज़्यादा पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्मक हो गई, जिससे मेन का फुल कंट्रोल यहाँ पे हो गया, सोसाइटी कंट्रोल्ड बाय मेन। ऐत्रेय ब्राह्मण इस ग्रंथ में डॉटर यानी कि बेटी को सोर्स ऑफ मिस्री यानी दुख का कारण बताया गया। रॉयल हाउस होल्ड की वुमेन को अभी भी कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। अब इसके बाद बात की जाए मैरिजेस की तो मोनोगैमी जनरल प्रैक्टिस बनी रहे और पॉलीगैमी रॉयल नोबल फैमिलीज में चलती रहे। चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई। सती प्रैक्टिस जो है लेटर सती प्रथा के शुरुआती ट्रेसेस इस काल में देखे जा सकते हैं।
यहाँ पे जो है अटेंडेड पॉपुलर असेंबलीज यहाँ पे मना हो गई, और इसके बाद इन स्पेशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे वो भी थी। अब वुमेन को पॉपुलर असेंबलीज जो है, जैसा कि मैंने बताया, वुमेन को पॉपुलर असेंबलीज सभा और समिति अटेंड करने से बैन कर दिया गया। हालांकि स्पेशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटीज अभी भी ओपन थे। गार्गी वचकानवी उन्होंने फेमस सेज यज्ञवल्क्य के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन यानी कि डिबेट में पार्ट लिया। ओवरऑल वर्डिक्ट देखा जाए तो ओवरऑल वुमेन के स्टेटस में डिक्लाइन यानी कि गिरावट आई, और उन्हें मेन से इंफीरियर समझा जाने लगा। यहाँ से मतलब आप कह सकते हो कि शुरुआत हो गए थे वुमेन की डिक्लाइनिंग। अब इसके बाद बात की जाए रिजिड फोर फोल्ड सोशल डिवीजन वर्ण सिस्टम की, तो लेटर वैदिक एज में फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम थ्रूली स्टेब्लिश हो गए, यानी कि ब्राह्मण माउथ जो प्रिविलेज्ड क्लास, और क्षत्रिय आर्म्स वो भी प्रिविलेज्ड क्लास, और वैश्य जो थे जो लेग्स वो प्रोड्यूसर्स और वो कॉमनर से रह गए। शूद्र जो फीड वो सर्विस प्रोवाइडर क्लास कहे गए। अब इसके बाद बात की जाए इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो पशुपालन की जगह एग्रीकल्चर खेती में ऑक्यूपेशन बन गया। आयरन जो है, आयरन का एक्सटेंसिव यूज, जो आयरन एक्स ने जंगलों को साफ करने, खेती के लिए जमीन तैयार करने में मदद की। आयरन प्लो और मैन्योर यानी कि खाद का ज्ञान बढ़ा। बार्ले के साथ साथ राइस और व्हीट मुख्य फसलें बनाई गई। अब इसके बाद बात की जाए क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्समैन की, तो मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री और पॉटरी में बड़ी प्रोग्रेस हुई। ट्रेड की बात की जाए तो इंटरनल ट्रेड के साथ फॉरेन ट्रेड बढ़ा। सी ट्रेड के जरिए बेबीलोन जैसे देश से व्यापार होने लगा। देश से व्यापार होने लगा। इसके बाद ट्रेड गिल्ड्स की बात की जाए तो वैश्य ट्रेडिंग क्लास ने अपने संगठन गिल्ड्स बनाए जिसे गनास कहा गया। अब इसके बाद बात की जाए करेंसी एक्सचेंज मीडियम्स की, तो ऋग्वैदिक निशाक गोल्ड के अलावा नए गोल्ड और सिल्वर पल्स यूनिट्स यूज होने लगे, जैसे कि सतमान एंड कृष्णला। अब इसके बाद बात की जाए रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट की, तो डिक्लाइन ऑफ अर्ली डेटीज यहाँ पे शुरू हो गई। अर्ली वैदिक गॉडास यानी कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र जो है की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गई। राइज ऑफ न्यू सुप्रीम ट्रिनिटी, अब यहाँ पे जो राइज हुई वो थे प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति यानी कि क्रिएटर यानी कि सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी कि द प्रोटेक्टर पालनकर्ता, रुद्र यानी कि द डिस्ट्रॉयर संहारक। अब इसके बाद बात की जाए शिफ्ट इन मोड ऑफ वर्शिप की, तो प्रेयर्स जो है यहाँ पे कम हो गई। सेक्रीफाइसेस ये जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई, सेक्रीफाइस यहाँ पे बढ़ गई और प्रेयर्स जो है यहाँ पे कम हो गई। अब प्रिस्टहुड यानी कि प्रिस्टहुड यहाँ पे जो है अब इसे एज अ प्रोफेशन यानी कि यज्ञ कराने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने लगी, जिससे पृष्ठ पुरोहित का काम एक लुक्रेटिव प्रोफेशन बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा वैदिक पीरियड पूरा यूपीएससी लेवल तक का यहाँ पे पूरा खत्म होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरे खुद के हैंड रिटेन नोट्स प्लस वाजीराम की कोचिंग के नोट्स प्लस स्टैंडर्ड बुक प्लस येलो बुक, ये सभी कंपिलेशन है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरी नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो और इसे बार बार रिवाइज करते हो और साथ में पीवाईक्यू लेके बैठते हो, तो मेरी गारंटी है आप लोगों का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा जैनिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर पसंद आया, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ इससे अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है, तो लाइक करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट समझने में यहाँ पे दिक्कत हुई। और अगर थोड़ा सा भी समझ में अगर आप लोग को हेल्पफुल मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर जिसे भी नोट्स चाहिए मेरे खुद के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, तो कमेंट करो, मैं उसे पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।